नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जनमन छत्तीसगढ़ पत्रिका के इस विशेष टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। अगर आप सीजीपीएससी, सीटेट, टेट या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को एक टीचर की तरह ही एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार मिल सके। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। हमारी चर्चा की शुरुआत होगी कुछ बहुत ही प्रमुख सरकारी योजनाओं से। फिर हम देखेंगे कि दुनिया में भारत का कद कैसे बढ़ा है और देश ने हाल ही में कौन सी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके बाद हम अपना पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पर लाएंगे, जहां हम कृषि, सुरक्षा और खासकर बस्तर में हो रहे विकास कार्यों को समझेंगे। और हां, सबसे आखिर में हम सभी जरूरी पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन प्रमुख सरकारी योजनाओं से। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन योजनाओं से जुड़े जो आंकड़े होते हैं वो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, इसलिए हर एक नंबर पर आपको खास ध्यान देना है। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसमें एक आंकड़ा है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है और वो है 4 करोड़। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों को मिलाकर कुल 4 करोड़ घर बनाए गए हैं। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि ये सिर्फ शहरी के लिए है या सिर्फ ग्रामीण के लिए, तो याद रखिए ये दोनों के लिए है। अगली योजना है आयुष्मान भारत, जिसे पीएमजेएवाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 आंकड़े हैं जो बेहद जरूरी हैं। पहला, इसके तहत कितने लोगों को कवर किया गया है, तो जवाब है 50 करोड़। और दूसरा, हर लाभार्थी परिवार को कितने तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो है 5 लाख रुपए तक का। ये दोनों ही नंबर्स एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। इसका मुख्य लक्ष्य था महिलाओं को रसोई के धुएं से छुटकारा दिलाना। इस योजना के जरिए 10 करोड़ महिलाओं तक मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाए गए, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर दोनों में सुधार आया। तो ये 10 करोड़ का आंकड़ा आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई योजनाएं। अब हम आते हैं अपने दूसरे खंड पर, वैश्विक पटल पर भारत। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में भारत की साख कैसे मजबूत हुई है। ये करंट अफेयर्स के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, जनमन पत्रिका की हेडलाइन ही यही है, दुनिया में बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा। ठीक है, ये तो हेडलाइन हो गई, पर सवाल ये उठता है कि ये प्रतिष्ठा बढ़ी कैसे, किन वजहों से। तो चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस बात को और पुख्ता करते हैं। ये टेबल भारत की आर्थिक और पर्यटन की ग्रोथ को दिखाती है। पहला पॉइंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म में जो नए अवसर बने हैं उनका वैल्यूएशन 76.17 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है और इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। 2014 से लेकर अब तक घरेलू यानी डोमेस्टिक टूरिस्ट्स की संख्या में लगभग 96% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इसकी तुलना 2014 के बेस से करें, जब विदेशी पर्यटकों से हमारी आय लगभग $28 बिलियन थी, तो ये विकास साफ साफ नजर आता है। अब आते हैं भारत की कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर। देखिए, ये जो सेक्शन है ना, इससे सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड सवाल बनने की पूरी संभावना है। तो इसमें हम संस्कृति, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में देश की हालिया सफलताओं को जानेंगे। चलिए इन उपलब्धियों पर एक एक करके नजर डालते हैं। सांस्कृतिक तौर पर 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में 136 वंदे भारत ट्रेनों का चलना देश की आधुनिक होती तस्वीर को दिखाता है। वैश्विक मंच पर G20 की सफल अध्यक्षता ने भारत की नेतृत्व क्षमता को साबित किया और विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रयान 3 ने तो इतिहास ही रच दिया, जब भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश बना। आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी कुछ कम नहीं है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सामाजिक सुधार की बात करें तो महिला आरक्षण विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण यूपीआई है, जो आज गांव के छोटे दुकानदार से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाएं हैं। और स्वच्छता के मामले में देश के सभी शहरों को ओडीएफ यानी ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलिए अब हम अपना फोकस खास तौर पर छत्तीसगढ़ पर करते हैं। अगर आप सीजीपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ कृषि और सुरक्षा के क्षेत्र में हुए हाल के डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। ये स्लाइड बताती है कि खरीफ मार्केटिंग का वादा कैसे पूरा किया गया। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रक्रिया शुरू हुई प्रधानमंत्री की गारंटी से। इसके बाद कृषक उन्नति योजना लॉन्च की गई।
अब सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और आखिर में 13,320 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। इसमें एक तारीख बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। ये पैसा 12 मार्च को ट्रांसफर किया गया। अब सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत जरूरी अपडेट है। नक्सलवाद से निपटने की दिशा में एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। दिसंबर 2022 से मार्च 2024 के बीच 400 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये नंबर याद रखना है और ये सरकार की दोहरी रणनीति का नतीजा है। मतलब एक तरफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई और दूसरी तरफ विकास के काम, ताकि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और विकास वाली इसी स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट उदाहरण है ये सड़क परियोजना। गोरिल्ला से गुंडरदेही होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ने वाली ये 136 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। पत्रिका के अनुसार इस पर लगभग 572 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो अब हम अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिरी कंटेंट वाले हिस्से पर आ गए हैं, बस्तर में विकास की राहें। ये सेक्शन खासतौर पर बस्तर क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के जरिए जो रणनीतिक विकास हो रहा है उस पर फोकस करेगा। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं, बस्तर में सड़कों का एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है। इसका सीधा सा मकसद है हर एक गांव तक पहुंचना, ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाएं। अब जरा एक खास हाईवे पर फोकस करते हैं। ये है NH-130D। ये सड़क कोंडा गांव को नारायणपुर से और फिर आगे महाराष्ट्र की सीमा से जोड़ती है। जैसा आप नक्शे में भी देख सकते हैं, ये इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और महत्वपूर्ण रूट है। ये टेबल बहुत जरूरी है। इसमें NH-130D प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस की पूरी डिटेल है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, पैकेज 1 जो कि 47.49 किलोमीटर का है, उसमें से 25 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और 20 किलोमीटर पर काम चल रहा है। पैकेज 2 जो 21.76 किलोमीटर का है, उस पर भी काम प्रगति पर है। करसूरामेटा से महाराष्ट्र बॉर्डर तक जो 42.05 किलोमीटर का हिस्सा है, उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और एक 112 किलोमीटर की लिंक रोड जो नारायणपुर को महाराष्ट्र बॉर्डर से जोड़ेगी, वो अभी विचाराधीन है। एग्जाम के लिए ये सारे आंकड़े बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है, हमने सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझ लिया है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं, ताकि सभी जरूरी बिंदु एक बार फिर से हमारे दिमाग में बैठ जाएं। आज हमने जनमन पत्रिका के तहत कई महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया। हमने आवास, आयुष्मान और उज्ज्वला जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के आंकड़ों को समझा। हमने देखा कि पर्यटन और आर्थिक डेटा के जरिए भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा कैसे बढ़ी है। हमने राम मंदिर और चंद्रयान 3 जैसी देश की बड़ी उपलब्धियों पर बात की। फिर हमने खास तौर पर छत्तीसगढ़ पर फोकस करते हुए खरीफ खरीदी और नक्सलवाद की स्थिति को समझा। और आखिर में हमने बस्तर में NH-130D की डिटेल्स के साथ विकास की राहों का विश्लेषण किया। जनमन पत्रिका का ये जो डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया है, ये आपकी CGPSC, टेट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बहुत ही सॉलिड वैचारिक आधार प्रदान करता है। इन सभी तथ्यों और आंकड़ों को अच्छी तरह से याद कर लें, ये आपकी सफलता में जरूर मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मेहनत करते रहिए।